हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज पर। साथियों, आज अब क्लास रहने वाली भौतिक विज्ञान की और उसमें लोग चैप्टर कवर करेंगे वो है प्रकाश का परावर्तन। इसमें संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन आए हुए हैं रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जो भी साथी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। प्रकाश का परावर्तन, इसमें हम लोग पार्ट 1 जो है हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। पार्ट 1 हम जैसे ही आपको वीडियो खत्म होती है, यदि आपने कवर नहीं किया तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा पार्ट 1, वहाँ जाइएगा, कवर करिएगा अपने क्वेश्चन को। इसके अलावा ये हमारा लेक्चर 33 रहने वाला है। लेक्चर 32 डिस्कस कर चुके हैं, तो यदि आपने वो भी नहीं कवर किए हैं तो जैसे वीडियो आपकी खत्म होती है यहाँ पर आपको उसकी प्ले मिल जाएगी। जैसे वीडियो खत्म होती है यहाँ पर आप टाइप करिएगा, प्ले मिल जाएगी, वहाँ पर आपकी जो भी क्लास छुट्टी है उसको कवर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो भी साथी रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान की टेस्ट सीरीज, जो आपकी एकदम फ्री में रहने वाली, इसको कोई पैसा नहीं पड़ने वाला, एकदम फ्री में रहने वाली है। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या मिलेगा, तो इस टेस्ट सीरीज में आपको 25 साइंस के मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। हर मॉक टेस्ट में आपको साइंस के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो यानी आपके लगभग 500 क्वेश्चन आपके फ्री में तैयार हो जाएंगे ऐसे टेस्ट के जरिए से। तो जो भी साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। ये टेस्ट सीरीज हमारे ऐप एग्जाम पे पर प्राप्त हो जाएगी। यदि आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और टेस्ट सीरीज को देखिए और अपने क्वेश्चन दीजिए। इसके अलावा आपको क्वेरी करनी है तो हमारी दिए गए नंबर है, इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी क्वेरी भी क्लियर कर सकते हैं। आप इनमें हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और हमें कॉल भी इस नंबर पर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, ये हम लोग चैप्टर कवर कर रहे थे पिछली क्लास में, और गोली दर्पण से परावर्तन, ठीक है, ये हम लोग कवर कर रहे हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो इसी से आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने से प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो देखिए, अवतल दर्पण के जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। और वहीं जो प्रतिबिंब होता है इसके बारे में क्या बताएंगे कि जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के समान होता है। ठीक है, क्या होता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है। तो सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। जब भी आपका वक्रता दर्पण वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनता है तो जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो वस्तु के आकार के समान ही होता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। ये आपके एनटीपीसी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया भी है ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। आपतन दर्पण की फोकस दूरी खालिस्तान बनना है होती है, तो आपतन दर्पण की फोकस दूरी जो होती है सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव ऋणात्मक होती है। ए इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन हमने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि जो अवतल दर्पण होगा उसकी फोकस दूरी कैसी होगी, सदैव ऋणात्मक होगी। वहीं यदि उत्तल दर्पण पूछ ली जाए, उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, तो हमेशा धनात्मक होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई भी क्वेश्चन करिएगा यदि इसमें अवतल दर्पण दे रखा है तो फोकस दूरी हमेशा क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ठीक है, और वहीं हम लोग बात करें उत्तर दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है, उपयोग। ये भी आपके क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आया है कि इनका उपयोग। ठीक है, तो इनके पीछे से आपका टार्च बनाने में, टार्च में जो आगे लेंस लगता है वो अवतल अवतल दर्पण का होता है। इसके अलावा सर्च और गाड़ियों की हेडलाइट इसमें बनाने में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा, ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका है। खालिस्तान बनना है आपको, के बीच की दूरी गोली दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। तो किसके बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, तो ध्रुव व मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मान लीजिए आपका आईना है, प्रतिबिंब है, दर्पण है, तो यह भी कोई भी वस्तु, देखिए कोई भी किरण जो जाती है और टकरा के जब वापस आती है जिस बिंदु पर टकराएगी, ठीक है, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका पोल हो गया। ठीक है, और ये टकरा के वापस आ रही है, ये आपका फोकस बिंदु होगा। दूसरी में मान लीजिए दूसरी करंट जा रही है, वो भी टकरा कर इसी बिंदु से वापस आ रही, तो क्या आपका हो गया, ये मुख्य फोकस हो गया। लेकिन इसके जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाएगी, आपकी फोकस दूरी कहलाएगी। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। वाहन के पार्श्व दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की प्रकृति किस प्रकार की होगी। पार्श्व दर्पण यानी पीछे की ओर, तो सही इसका आंसर क्या होगा, तो सही इसका आंसर रहने वाला है आभासी होगी और सीधी होगी। क्या होगी, आभासी होगी और सीधी होगी। आभासी और सीधी
ये जब दर्पण होता है, ठीक है, किस प्रकार का दर्पण इसमें रहेगा, तो इसमें दर्पण रहेगा उत्तल दर्पण। कैसा रहेगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ही जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और सीधा बनता है। यहाँ पे क्या होगा? उत्तल उत्तल दर्पण होगा। यानी वाहन के पार्श्व दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपको बताना है कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। मुख्य अक्ष पर ध्रुव कार्तिकीय निर्देशांक तल के मूल बिंदु के समान होता है। आगे देखिए। ध्रुव से आपतित प्रकाश की किरणें विपरीत मुख्य अक्ष के अनुदिश मापी गई हैं, दूरियां ऋणात्मक होती हैं। और देखिए, मुख्य अक्ष के ऊपर अभिलंबवत वस्तुओं या प्रतिबिंबों की ऊंचाई को ऋणात्मक माना जाता है। तो इसको ऋणात्मक नहीं माना जाता, इसको क्या माना जाता है? इसको धनात्मक माना जाता है। क्या? धनात्मक माना जाता है। तो ये पहला और दूसरा आपका कथन सही है, लेकिन तीसरा आपका गलत है। ये देखिए, तो सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा, केवल 1 व 2। ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, वैसे ही क्वेश्चन है आपका दोबारा है। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना कौन सा कथन आपका सही है। मुख्य अक्ष के एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। यह आपका बिल्कुल ठीक है। एक काल्पनिक रेखा होती है जो दर्पण के दोनों ओर विस्तृत होती है। देखिए, मान लीजिए ये आपका दर्पण है और ये क्या है आपकी, ये जो होती है, ये इधर भी है और इधर भी। ये क्या आपका मुख्य अक्ष है। अगर देखिए, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव से हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये भी आपका जो मुख्य अक्ष होता है, वक्रता केंद्र भी, मुख्य फोकस भी और ध्रुव भी, इन सभी को मिलाने वाली रेखा कौन सी होती है? तो मुख्य अक्ष ही होती है। वर्कित दर्पण का मुख्य अक्ष वर्कित होता है, ये आपका नहीं। देखिए, जो मुख्य अक्ष होता है वो हमेशा कैसा होता है? उसकी रेखा हमेशा सीधी रहती है। कैसी रहती है? रेखा सीधी रहती है। इसलिए आपका ए और बी ही आपका सही होगा, इसलिए ए इसका आंसर सही होगा। ए इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण के लिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब खालिस्तान बनना है स्थित होता है अवतल दर्पण के लिए। तो सही आंसर क्या रहने वाला है? फोकस पर। फोकस का जो प्रतिबिंब होता है वो स्थित होता है फोकस पर, इसलिए सी इसका सही आंसर होगा। चलिए, अब हम लोग बात कर लेंगे हमारे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पास के बारे में। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? तो इसमें आपको 250 प्लस एग्जाम के आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं मात्र 49 रुपये में। एक अफोर्डेबल प्राइस आपको मिल जाएंगे। इसमें आपको क्या मिलेगा? तो जैसे मान लीजिए आप वर्तमान में रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो रेलवे एग्जाम के लिए आपको मॉक टेस्ट देने हैं, तो आप 49 रुपये में दे सकते हैं। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका एनटीपीसी एग्जाम हो, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, एएलपी का एग्जाम हो, सब में आपको मात्र 49 रुपये मिल जाएंगे। इसके अलावा आप मान लीजिए एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके भी आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, ये सब आपको लगभग आपको 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट आपको 49 में मिलने वाले हैं। इसमें हम आपको रेलवे के, एसएससी के, बैंक के, सिविल सर्विसेज, टीचिंग एग्जाम से और स्टेट पीसीएस, लगभग 250 प्लस एग्जाम के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे मात्र 49 में। एक अफोर्डेबल प्राइस आपको मिलने वाले हैं। इसके अलावा आपको हम 24/7 आवर्स चैट सपोर्ट प्रदान करेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत आती, कोई समस्या आती किसी क्वेश्चन में, तो आपको हम चैट कर सकते हैं आप और अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। इस मॉक टेस्ट को पाने के लिए आप हमारे ऐप एग्जाम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ आपको ये मिल जाएगा। मात्र 50 में मिलने वाला है। देखिए साथियों, जो किसी भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, जब एग्जाम होने वाला है, उसमें किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए। तो यदि आपको लगता है कि आपकी तैयारी अच्छी हो गई है या आपको लगता है कि तैयारी और आपको अच्छी करनी चाहिए, तो आपको मॉक टेस्ट देना अनिवार्य बन जाता है, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुंची है। तो चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। एक आपतित किरण अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरती है। परावर्तित किरण या होता ना कहाँ से होकर गुजरेगी? तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है। कैसे? मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है, इसलिए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा। आया क्वेश्चन देखिए। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के नीचे किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई खालिस्तान वर्णाए होती है। तो कैसी होती है? तो ये होती है आपकी नकारात्मक। कैसी होती है? नकारात्मक होती है। और यदि प्रतिबिंब ऊपर बनता है तो ऊंचाई कैसी होगी? तो प्रतिबिंब जो ऊंचाई होगी वो धनात्मक होगी। देखिए, गोली दर्पण में जो मुख्य अक्ष है, वस्तु का प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसी होगी? ये नीचे बन रहा है, ठीक है, नीचे, तो ये नकारात्मक हुई, और ऊपर बनता है तो ये धनात्मक हो गई।
साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसके अलावा वर्तमान जब भी क्लास चल रही है, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ फ्री में प्राप्त हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को और अच्छा करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आपतित किरण खाली स्थान बनना होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अपतल दर्पण के एफ यानी फोकस पर प्राप्त होता है। तो किस कहाँ पर प्राप्त होता है? जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। क्या होती है? जब आपतित किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो जो तारे का प्रतिबिंब होता है वो अपतल दर्पण के फोकस पर प्राप्त होता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आपको क्वेश्चन आया है तो याद रखिएगा। देखिए आपको जो प्रकाश चैप्टर है ये काफी बड़ा चैप्टर है और रेलवे का फेवरेट चैप्टर है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन लाइट से ही आते हैं, प्रकाश से ही आते हैं, तो आप इसको ऐसा समझ लीजिए एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है इसके लिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। यदि दर्पण के परावर्तन के बाद बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और अत्यधिक छोटा है तो वस्तु की स्थिति और दर्पण का प्रकार बताइए। आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा, जो भी साथी मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, ये साइंस क्लास आपको डेली सुबह 10:10 पे आ जाती है। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और अपनी तैयारी करते रहें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा सी, अनंत होगा। और उत्तल दर्पण जो उसकी स्थिति कैसी होगी? अनंत पर होगी और दर्पण जो होगा वो उत्तल दर्पण होगा, इसलिए सी सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए। परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को खाली स्थान बनना है रखा जाना चाहिए। तो वस्तु को हम लोग कहाँ रखें ऐसा कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्राप्त हो और उल्टा प्राप्त हो। तो सही इसका आंसर क्या होगा? आपतन दर्पण के सी पर रखेंगे, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए। उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को खाली स्थान बनना है कहाँ पर रखा जाना चाहिए? सी का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा बी, उत्तर दर्पण के सी और एफ के बीच, यानी फोकस दूरी और वक्ता केंद्र के बीच। 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या है। एक कांच की पट्टी उसके अभिलंब के अनुदिश आपतित एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण कितना होता है? तो आपतन कोण कितना होता है? तो होता है 0 डिग्री। कितना होता है? 0 डिग्री होता है। ए इसका सही आंसर होगा। वहीं यदि हम बात करें कांच द्वारा परावर्तित प्रकाश की किरण का परावर्तन भी कितना होगा, उसकी भी स्थिति क्या होगी? 0 डिग्री ही होती है, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से के समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकार से उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है? तो किस प्रकार से किरण का उपयोग किया जा सकता है? चलिए देखते हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। अवतल लेंस का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अवतल दर्पण, इसका भी प्रयोग किया जा सकता है और उत्तल दर्पण का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। यानी क्या आपका ए और सी, यानी आपका सही आंसर क्या होगा? सी का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए। वस्तु को अपतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है? तो वस्तु को कहाँ पर रखें अपतल दर्पण में कि जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त हो वो हमें छोटा प्राप्त हो? तो सही इसका आंसर क्या होगा? वक्ता केंद्र से परे रखने पर। वक्ता केंद्र से यदि हम लोग परे रखते हैं, दूर रखते हैं, तो हमें प्रतिबिंब जैसा छोटा प्राप्त होगा, इसलिए 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए। उत्तल दर्पण का उपयोग या प्रयोग किस में किया जाता है? तो वाहन के रियर व्यू में, शीशे की खिड़कियों में, मेकअप दर्पण में या टेलीस्कोप में। तो सही आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ए इसका सही आंसर होगा। वाहन के रियर व्यू मिरर में, जो सब पीछे देखने के लिए आपको इसका प्रयोग किया जा सकता है, पीछे के वाहनों को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अपतल दर्पण, उत्तल दर्पण के रूप में। सही आंसर क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा उत्तल दर्पण का प्रयोग सड़क पर लगे परावर्तक लैंपों, जो परावर्तक लैंप होते हैं, उनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अपतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका प्रयोग चिकित्सक जो होते हैं वो कान, नाक, गला, इन सब के जो अंदरूनी भाग होते हैं उनकी आंतरिक जांच के लिए भी जो चिकित्सक होते हैं अपतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा अपतल दर्पण का प्रयोग टार्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट, इन सब बनाने में भी अपतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें सब आपको याद रखनी है, उदाहरण भी आपको याद रखने हैं क्योंकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला। जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती हैं को खालिस्ता बनना है कहते हैं, तो उसको कहते हैं फोकस बिंदु कहते हैं।
फोकस बिंदु कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ये आपका फोकस बिंदु हो गया, तो जैसे किरण जाएगी तो टकरा के फोकस बिंदु से वापस आएगी, दूसरी किरण जाएगी फोकस बिंदु से टकरा कर वापस आएगी, दूसरी किरण जाएगी वो किरण जाएगी फोकस बिंदु से टकरा कर वापस आएगी। तो ये किरणें जहाँ पे मिल रही हैं, सभी किरणें जहाँ पे मिलती हैं, क्या है आपका फोकस बिंदु होता है। सही आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा, फोकस बिंदु। आगे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण की प्रतिबिंब सतह पर स्थित है। तो सतह पर स्थित होता है वो आपका पोल होता है, यानी ध्रुव। ध्रुव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है तो किस प्रकार की होती है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। सही आंसर क्या होगा, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है तो इसका आवर्धन कितना होगा, इसका आवर्धन आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, जो वक्रता त्रिज्या यानी आर हमारी कितनी है, तो ये 5 सेंटीमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इससे फोकस दूरी निकाल लेंगे। तो फोकस दूरी क्या होती है, एफ बराबर आर अपॉन 2 यानी 5/2 कर देंगे, तो ये आपका 2.5 सेंटीमीटर। ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी आ गई फोकस दूरी। क्या आ गई आपकी, फोकस दूरी है। और देखिए ये आपकी प्लस में रहेगी क्योंकि उत्तल दर्पण है, पॉजिटिव में है क्योंकि उत्तल दर्पण है, अवतल होता तो ये फोकस दूरी माइनस में होती है। ठीक है, इसके बाद यू हमारा कितना है, तो ये हमारा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की जो फोकस दूरी से प्रतिबिंब की जो लंबाई है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या ज्ञात करने हैं, तो हमें आवर्धन ज्ञात करना है यानी एम ज्ञात करना है। तो एम का, तो इसमें फार्मूला कौन सा लगता है, v अपान यू। यू तो हमें पता है लेकिन v हमें नहीं पता है, तो v हमें ज्ञात करना है, v हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। मान रख देते हैं तो कितना 1/2.5 बराबर 1/v प्लस 1/10। तो क्या करेंगे, 1/v को इधर लाएंगे वापस, तो 1/10 2.5 प्लस 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो v बराबर आपका आएगा 10/3। 10/3 आ गया आपका। ठीक है, क्योंकि देखिए 2.5 को जिसका एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, तो इसको बराबर करेंगे तो नीचे तो 10 आएगा आपका, ऊपर आपका जोड़ घटा के 3 आ जाएगा। ठीक है, तो v हमको ज्ञात हो गया कितना है, 10/3। तो यहाँ पे मान रख देते हैं इसी का, तो m बराबर b बराबर कितना आपका 10/3। और u हमारा कितना था, तो u हमारा था 10, तो यहाँ पे 10 का गुणा हो जाएगा यानी एक, ये खत्म हो जाएगा यानी m बराबर हो गया 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.33। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर होगा आपका 0.3, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। दर्पण समीकरण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं कथन हमारा। वक्ता के का केंद्र ध्रुव और वक्ता त्रिज्या के समान दूरी पर होता है, समान दूरी पर नहीं होता है, आधी दूरी पर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी दूरियों को दर्पण के ध्रुव से मापा जाता है, बिल्कुल मापा जाता है, इसलिए बी ही आपका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कथन सत्य है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। वक्ता त्रिज्या फोकल लंबाई के बराबर होती है, बिल्कुल नहीं होती है। वक्ता त्रिज्या फोकल लंबाई की आधी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। वक्ता त्रिज्या फोकल लंबाई के 3 गुना बराबर होती है, ये भी नहीं होती है। वक्ता त्रिज्या फोकल लंबाई के 2 गुने के बराबर होती है, बिल्कुल ठीक बात है, 2 गुने के बराबर होती है, इसलिए डी इसका सही आंसर होगा। आर बराबर क्या होता है, 2f। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दर्पण सूत्र में v क्या दर्शाता है, दर्पण सूत्र क्या होता है हमारा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पे जो v हमारा है ये क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है प्रतिबिंब की दूरी। कितने का दर्शाता है, प्रतिबिंब की दूरी दर्शाता है। वही हम लोग u की बात करें तो ये क्या दर्शाएगा, तो ये दर्शाता है ध्रुव से वस्तु की दूरी। क्या दर्शाएगा, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी। f हमारा क्या होता है, तो ये हमारा फोकस बिंदु होता है, फोकस। ठीक है, फोकस दूरी होती है ये हमारी। क्वेश्चन देखिए क्या है। गोली दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो आपका ध्रुव कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है, केंद्र बिंदु ध्रुव होगा, 20 का सही आंसर होगा। आगे, वाहन में अपनी व्यापक दृष्टि क्षेत्र के लिए कौन सा दर्पण पीछे देखने के रूप में प्रयोग किया जाता है, पीछे देखने के लिए व्यापक दृष्टि के लिए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ, ए इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। आगे क्वेश्चन देखिए,
गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है कहलाता है। बाहर की ओर उभरी हुई यानी ऐसी कुछ प्रकार से होती है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण, सॉरी, ये कहलाता है आपका उत्तल दर्पण। क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। सी इसका सही आंसर होगा, ये आपका उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण क्या होता है? तो वह गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होती है, उभरी होती है, वो हमारा उत्तल दर्पण होता है। इस दर्पण में प्रत्येक दिशा में जो क्या है, प्रतिबिंब कैसा बनता है? दर्पण के पीछे बनता है और उसके ध्रुव फोकस के बीच वस्तु से छोटा और सीधा व आभासी बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि इस दर्पण में क्या होता है, आपको प्रत्येक दिशा में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। उसके ध्रुव और फोकस बीच, जो फोकस होता है उसके बीच वस्तु से छोटा और सीधा व आभासी बनता है। सही आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण इसका आंसर होगा। क्वेश्चन देखते क्या है। एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? ये मैं आपको बता चुका हूँ। सही आंसर क्या रहने वाला है? तो सही इसका आंसर होगा प्रकाशीय केंद्र सी और फोकस एफ के मध्य वास्तविक विपरीत छोटा प्रतिबिंब बनता है। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन हो चुका है ये। सही आंसर क्या होगा? डी इसका सही आंसर होगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी गोली दर्पण की परावर्तक सतह का पृष्ठ, सतह का केंद्र वह बिंदु है जिसे खालिस्ता मंडल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ध्रुव कहा जाता है। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, यदि दर्पण की फोकस दूरी +15 है तो यह क्या है? तो यह आपका है उत्तल दर्पण है। सही आंसर क्या होगा? सी का सही आंसर होगा उत्तल दर्पण है, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लस है। वहीं यदि -15 होता तो क्या आंसर होता? तो ये आपका आंसर होता अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण होता। आगे क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया जाता है, निर्मित होने वाली छवि होगी। तो कैसी छवि होती है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है वो है आपका आभासी होगी और छवि कैसी होगी? छोटी होगी। सी इसका सही आंसर होगा। आगे, यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का आकार प्रकार कैसा होगा? तो ये कैसा होता है? तो ये आपका होता है वास्तविक होता है। ठीक है, वास्तविक होता है। सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हमारा है। जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो कहाँ निर्मित होगा? तो इसका सही आंसर होगा फोकस पर निर्मित होता है। फोकस पर निर्मित होता है। ए इसका सही आंसर होगा। आगे, दंत चिकित्सकों द्वारा मरीज के दांतों को बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दंत चिकित्सक किस प्रकार का उपयोग करते हैं? तो सही आंसर होगा अपतल दर्पण। किस प्रकार के अपतल दर्पण का प्रयोग करते हैं? इस चीज का सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रतिबिंब उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है और बड़ा बनता है। आगे क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? बहुत से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब तो कौन निर्मित कर सकता है? तो अपतल दर्पण कर सकता है। ए इसका सही आंसर होगा। तभी इसको दंत चिकित्सक होते हैं अपने काम में लेते हैं। आगे, कायस्था बनना है एक अपसारी दर्पण भी कहलाता है। तो अपसारी दर्पण कौन कहलाता है? तो सही इसका आंसर रहने वाला है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक अपसारी दर्पण भी कहलाता है। क्यों वो कहलाता है? क्योंकि जो उत्तल दर्पण होता है एक वक्राकार दर्पण होता है जो अपने ऊपर आपतित किरणों को फैला देता है, इसलिए अपसार हो जाता है, फैल जाती है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार खालिस्ता मंडल होता है। तो कैसा होता है? तो अत्यधिक आवर्धित होता है। कैसा होता है? अत्यधिक आवर्धित होता है। 20 का सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्ता केंद्र में रखे जाने पर अवतल दर्पण द्वारा निर्मित उसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो उसकी स्थिति कैसी होती है? तो वक्ता केंद्र में होती है। सी इसका सही आंसर होगा। सी। और आज का लास्ट का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके वक्ता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है।
छवि का निर्माण कहाँ पर होगा, तो कहाँ पर होता है, तो ये होता है वक्ता केंद्र से परे किसी भी बिंदु पर, ये हो सकता है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास का इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।